हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो इसके पहले की जो क्लास थी वो आपको बहुत पसंद आई, जिसमें हम लोगों ने मोशन और पृथ्वी का जो गतियां हैं, जो मोशन ऑफ अर्थ है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। अब आपको पता ही हमारा ज्योग्राफी चल रहा है क्लास 6 का, और जैसे ही आपका अक्टूबर स्टार्ट होगा बहुत जल्द आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले देखिए हमने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है। और ये मैंने स्टार्टिंग बहुत पहले से शुरू कर दिया था इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि दिसंबर में ही पेपर होना है। अगर नोटिफिकेशन का इंतजार करते ना तो जल्दी जल्दी में सब कुछ कवर करना पड़ता। ज्योग्राफी क्लास 6 का ऑलमोस्ट एक दो चैप्टर ही बस बचे हैं। 6 भी खत्म, 7 8 वो भी खत्म अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही। एंड अक्टूबर में ही आपका पूरा पॉलिटी भी कंप्लीट, तो आपकी पूरी एनसीईआरटी तैयार। उसके बाद से जो भी हमारा समय बचेगा वो दोबारा से हम रिवीजन करेंगे, दोबारा से प्रीवियस क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, बट रिवीजन करेंगे जरूर, क्योंकि इस कंटेंट का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी नोट्स है, जो भी मटीरियल है, ऑथेंटिक ही रखना, एनसीईआरटी ही रखना, उसका रिवीजन जरूर करो। और कुछ गलत चीज़ मत पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फोटोज़ वगैरह भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि देखिए ये वाला नोट्स क्या सही है, ये सही है। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एनसीईआरटी है तो सही है, कुछ गलत मत पढ़ लेना, क्योंकि फिर एग्जाम में क्वेश्चंस मैच नहीं होंगे। आप नंबर पे मैसेज करके आप मेरे खुद के नोट्स ले सकते हो। और इस नोट्स के बारे में बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि पिछली बार इस नोट्स की वजह से जितने लोगों ने भी लिया था सभी का सोशल साइंस पास हो गया था, क्योंकि बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैंने खुद लिखा हुआ है, लिख कर फिर टाइप किया है। ठीक है, तो नंबर आपको स्क्रीन पे एंड कॉमेंट सेक्शन मिलेगा। अब ये आज का जो चैप्टर है, इसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा है अभी आपका जुलाई में। अगर आपने दिया होगा तो आपको याद होगा कि इसमें पूछा था कि जो प्लेट्यू है उसका मैप में क्या कलर होता है। ठीक है, अभी मैं आपको लाइन भी दिखाने वाली हूँ। इवन ये जो आपका मानचित्र है, ये है तो चैप्टर बहुत छोटा, इसमें कुछ है नहीं पढ़ने वाला, बट अगर आपने मैप को नहीं समझा तो इससे रिलेटेड ना पैडागॉजी बहुत आते हैं। जो लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि पैडागॉजी का क्या है, इस मैप से डायरेक्ट पैडागॉजी के क्वेश्चंस इतने अलग अलग टाइप के बनाए हैं ना, मैं भी आपको लास्ट में सारे क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ। आप खुद सोचोगे कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो सिर्फ आपका ये जो किताबें हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो केवल एनसीईआरटी ही नहीं तैयार होगा, आपका पैडागॉजी भी तैयार होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर है, मैप। अब मैप आपको पता है कि मैप हमारा 2D होता है, ठीक है, और ग्लोब आपका 3D होता है। अच्छा, इन दोनों में से अगर मैं बोलूं कि अर्थ के जो हमारा सरफेस है, मान लीजिए उस पर कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, मतलब पर्टिकुलर कोई आप प्लेस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्लोब बेटर होगा कि मैप? तो आपका आंसर क्या होगा? यही होगा कि मैप। क्यों? क्योंकि देखो ग्लोब पे हमको अर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर पढ़नी हो, जैसे कि इसके पहले की क्लास देखा होगा आपने, हमें लाइक रिवोल्यूशन मतलब रोटेशन, घूर्णन, परिक्रमण, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए ग्लोब यूजफुल होता है। बट उस ग्लोब पे आप एक पर्टिकुलर गांव, एक पर्टिकुलर शहर, जिला ये नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर उसके लिए यूजफुल क्या होता है? मैप। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है, बट मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैप इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर मैप की जरूरत ही क्या होती जब सारी चीजें हमारा ग्लोब पे ही हो जाता। तो ग्लोब हमारे लिए है बेटर, बट अगर आपको केवल पृथ्वी के केवल एक भाग को पढ़ना है, जैसे कि देश हो गया, राज्य, जिला, शहर, तो फिर आपके लिए ये बेटर नहीं है ग्लोब। ठीक है, इसीलिए हम मैप का यूज करते हैं, बिकॉज मानचित्र जो है वो आपका पृथ्वी की सतह, या मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई प्लेस है, उसके माध्यम से अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया है। अब इंडिया का मैं आपको बोलूँ कि मध्य प्रदेश का पर्टिकुलर कोई जगह आपको देखना है, कोई गांव है, कोई भी शहर है, तो आप क्या ग्लोब पे ढूंढने जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मैप का। ठीक है, अब देखो बहुत सारी मैप हैं, आपको पता ही है, अलग अलग तरीके का है। आपके पास एटलस भी होगा, जिसमें हम पूरे ही कंट्रीज के अलग अलग चीज़ें भी देख लेते हैं। एक मोटी सी जो किताब होती है, मे भी सभी के पास होगा ही वो। और एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई माप पे आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है कि मानचित्र जो हमारा मैप है वो कितने प्रकार का होता है। देखो, एक आपका होता है फिजिकल मैप, जिसे हम बोलते हैं भौतिक मानचित्र। दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल का मतलब ही है राजनीतिक। ठीक है, तीसरा आपका थीमेटिक, हिंदी में भी थीमेटिक, इंग्लिश में भी थीमेटिक। अच्छा, इसके पहले वाली जो मैंने क्लास ली थी मोशन ऑफ अर्थ, उसमें कुछ लोगों की शिकायत आ रही थी कि आप बस इंग्लिश टर्म्स यूज़ किए हैं, आपने हिंदी, पूरा ही मैंने हिंदी में ही क्लास ली है, बस मैंने टर्म्स इंग्लिश में इसलिए यूज़ किया है ताकि इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स को समझ में आए। प्लस ज्योग्राफी को अगर आप इंग्लिश वाला टर्म्स नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि देखो थीमेटिक इंग्लिश में है और इसको हिंदी में ऐसे करके थीमेटिक लिख दिया है, तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा?
ठीक है। तो ये हमारा मानचित्र हो गया 3, फिजिकल, आपका पॉलिटिकल, आपका थीमेटिक। अब फिजिकल मानचित्र नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर, इसमें नेचर की कोई चीजें होंगी, ठीक है। पॉलिटिकल नाम से ही आपको राजनीतिक दिख रहा है, बट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पॉलिटिकल मैप में हम क्या क्या सारी चीजें पढ़ते हैं। और थीमेटिक में जैसे कि वर्षा वाला, वन, उद्योग, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें जो लिखा है वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, भौतिक मानचित्र, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल मैप। लिखा है हिंदी में, बस मैं कभी इंग्लिश में टर्म्स इसलिए यूज कर रही हूं ताकि सभी को समझ में आए। तो नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि आपका पर्वत, ठीक है, मतलब माउंटेन्स, पठार, प्लेट्यू, प्लेन्स, मैदान, रिवर्स, नदियां, ओशन, इन सबको दिखाने के लिए हम इस मैप का यूज करते हैं, दर्शाने वाले, ठीक है। जहां पर ये सारी चीजें आपको दिखेंगी वो होता है हमारा भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। और ये याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे आपका बना हुआ है पेडागोजी का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, अभी मुश्किल से लगता है कि आई थिंक 8 से 9 मिनट में ही आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन होता है राजनीतिक, पॉलिटिकल। अब राजनीतिक का मतलब राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व, इन सभी के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी बाउंड्रीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर मैं आपको बोलूं कि ईस्ट एंड वेस्ट के आपको कुछ स्टेट बनाने हैं, या फिर कुछ आप मुझे बताइए यहाँ पे इसका कौन कौन सा, एक पर्टिकुलर मान लो गुजरात का मैं आपको बोलूं कि कौन कौन से शहर होंगे, गांव होंगे, तो इनको बाउंड्रीज, ठीक है, जैसे कि किसकी बाउंड्रीज किससे लगी हुई है, ये सारी चीजें आप दिखाने के लिए किसका यूज करोगे, बताओ, राजनीतिक, ठीक है। दोनों का डिफरेंस याद रखना। एंड देन आता है थीमेटिक, और इससे भी पेडागोजी के क्वेश्चंस बने हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि आई थिंक वर्षा मानचित्र या फिर वन किस मैप में हम शो करते हैं, तो वो है थीमेटिक। अब देखो, थीमेटिक लिखता है होती है ये इंग्लिश इसकी, ठीक है, ये होती है, बट लिखा किस में है, हिंदी में ही है, ओके। तो थीमेटिक मानचित्र में बेसिकली हमें कुछ विशेष जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, फॉरेस्ट, उद्योग, इन सभी को दिखाने के लिए, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं थीमेटिक। अब जो आपका मैप होता है वो उसके 3 टाइप हैं, मतलब 3 घटक हैं, 3 कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट है। दूरी, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, दिशा, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन, सिंबल, जिसे हम बोलते हैं प्रतीक। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों बोला है, अगर फिर भी किसी को कोई शिकायत हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो ये है इनके 3 कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट आपको याद रखना है, दूरी, दिशा, प्रतीक, ठीक है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। अब देखो दूरी, अच्छा आप मुझे बताओ, ये हमारा छोटा सा ही मैप होता है इंडिया का ही फॉर एग्जांपल, बट उसमें आप अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ कि दिल्ली टू लखनऊ इसका क्या डिस्टेंस होगा, या फिर कोई राज्य है, राजस्थान है, वो कितना उसका एरिया होगा, तो इतना बड़ा बड़ा जगह है, बट हम उसको छोटे से जगह में इंक्लूड कर देते हैं। कैसे करते हैं, स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई है 463 किलोमीटर, अब वो 463 किलोमीटर तो हम एक छोटे से पेज पे नहीं बना सकते हैं ना, उसके लिए तो हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी। तो हम इस केस में क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, यहाँ छोटा सा आपने देखा होगा मैप वगैरह में, अगर आपके पास मैप वगैरह होगा तो आप उसमें देखना, उसमें लिखा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 463 किलोमीटर। इट मीन्स कि हमने 1 सेंटीमीटर को इक्वलेंट कर दिया है 463 के। इसे बोलते हैं स्केलिंग। क्योंकि अगर आप एक्चुअली सारे डिस्टेंस सब कुछ एरिया वाइज अगर बनाने लगोगे तो पेज कम पड़ जाएगा। तो ये होती है स्केलिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलिंग, और ये ध्यान रखिएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होता है। तो डिस्टेंस वही जो मैंने आपको समझाया ना, देखो एक छोटे से कागज के पन्ने पे हम सारी चीजें नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर कोई दूरी है, कोई बहुत बड़ी दूरी है, अगर आपको उसको दिखाना चाहते हैं तो हम उसके लिए स्केलिंग करते हैं। जैसे कि विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो हम उसको मानचित्र पे क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी स्केलिंग आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपके घर से स्कूल का, तो आपने 5 किलोमीटर तो बनाओगे नहीं ना भाई, पूरा पेज इतना बड़ा कहाँ से लेकर आएंगे। तो हम स्केलिंग करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो जो भी देखेगा वो समझ जाएगा कि अच्छा ये 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इस चीज में लिखा हुआ है, जिसको मैंने आपको 1 मिनट में ही बता दिया है। इसको पूरा पढ़ने का मतलब नहीं है, यहाँ पर बेसिकली यही बस बताया गया है कि अगर आप किसी भी बड़ी चीज को एक छोटे से पन्ने पे हम जब दिखाते हैं तो वहां पर हम स्केलिंग करते हैं, ठीक है।
अब एक चीज याद रखिएगा, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप देश को कागज पर दिखाना होता है तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, मतलब लार्ज एरिया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लार्ज एरिया दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केलिंग करते हैं। और अगर आपको स्मॉल जो है एरिया, मतलब स्मॉल एरिया दिखाना है तो आप उसके लिए लार्ज स्केलिंग करते हैं। बस ऑपोजिट याद रखना, जब भी आपसे पूछेगा कि बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को अगर दिखाना होगा तो हम छोटी स्केलिंग करेंगे, छोटे पैमाने का यूज करेंगे, और अगर छोटे क्षेत्रफल को दिखाना होगा तो हम उसमें लार्ज स्केलिंग करेंगे। ठीक है, वही सेम चीज इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देश को अगर आपको दिखाना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, छोटे पैमाने का, मतलब स्मॉल स्केलिंग यूज करेंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, मतलब 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 500। ठीक है, तो वही सेम चीज है। तो ये चीज बस ध्यान रखो, बड़ा क्षेत्रफल मतलब लार्ज एरिया। अगर लार्ज एरिया को आपको दिखाना है तो आप क्या करोगे, छोटी स्केलिंग का यूज करोगे। ठीक है, छोटी स्केलिंग मतलब छोटा पैमाना। सेम वही, अगर आपको स्मॉल एरिया दिखाना है तो आप क्या करेंगे, लार्ज स्केलिंग करेंगे, मतलब बड़ा पैमाना। ऑपोजिट याद रखो, स्मॉल लार्ज, लार्ज स्मॉल। ठीक है, तो ऐसे आप भूलेंगे नहीं। सेम, अब जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपको गांव या शहर को दिखाना है एक कागज पे, तो आप क्या करोगे, बड़े पैमाने का यूज करोगे। जैसे कि 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर आप 5 सेंटीमीटर से दिखाओगे। और यहां पर देखो, आपने 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर में दिखाया और यहाँ पे आपने 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में। तो बस इसको ध्यान रखने का एक ही तरीका है कि लार्ज एरिया इसको दिखाना है तो स्मॉल स्केलिंग, छोटा पैमाना यूज करेंगे, एंड स्मॉल मतलब छोटा क्षेत्रफल, स्मॉल एरिया छोटा क्षेत्रफल दिखाना है तो आप क्या करोगे, लार्ज स्केलिंग। तो आपने देखा ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, चलिए, बाकी ये सेम वही है, डायरेक्शन वगैरह है। ठीक है, आपके जैसे आपको पता ही हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं जिसे हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, उसके बाद से इसका इंटरमीडिएट डायरेक्शन आता है। इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ बीच का, जैसे कि ये आपका हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये आपका हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, ये आपका वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं तो मेन हमारा डायरेक्शन जिसे आप हिंदी में बोलते हो प्रधान दिग्बिंदु, ठीक है, काफी टफ है, बट हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ये है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। और इंटरमीडिएट मतलब, इंटरमीडिएट का मतलब ही होगा दोनों के बीच का ये। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको समझा दिया है, और हिंदी में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है, आप इस फोटो में देख सकते हो। और ये होते हैं प्रधान दिग्बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन 4 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से आप ये बीच का देखिएगा, ये है आपका इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब। ओके, यहाँ पर आपका दक्षिण पश्चिम है, यहाँ पे आपका उत्तर पश्चिम है। तो ये हो गए। तो इस चैप्टर में आप देख सकते होगे कि बहुत ही आसान है और जो कि सब कोई पहले से जानता होगा। अब ये देखो, इसको हम बोलते हैं कंपास, हिंदी में लिखा है दिक् सूचक। कितना टफ है। कंपास की जो आपको बीच की निडल दिख रही होगी, ये हमेशा ही उत्तर दक्षिण मतलब नॉर्थ साउथ में ही होगा। ठीक है, क्योंकि ओशन वगैरह में हम इसका यूज करते हैं मोस्टली, बिकॉज वहां पे डायरेक्शन वगैरह क्लियर नहीं हो पाता है। तो जैसे ही आप इसको रखोगे तो नॉर्थ इसमें मैग्नेट होता है, तो आपका ये जो ये निडल है ये हमेशा ही नॉर्थ साउथ में ही होगी। फिर वहां पे आपको जिस साइड जो भी डायरेक्शन होगा वो वहां पर इसके लिए हम यूज करते हैं कंपास का। ये भी आपने देखा ही होगा, इवन कभी ना कभी प्रैक्टिकल वगैरह में, फिजिक्स वगैरह अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो आपने यूज भी किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन भी कंप्लीट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि जो हमारे मैप के कंपोनेंट हैं, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन हमने पढ़ लिया, हमने दिशा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रतीक मतलब सिंबल्स। अच्छा, आप मुझे बताओ, कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे लाइंस लिखने के बजाय वो लोग इस तरीके के सिंबल्स बना देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो कई बार लैंग्वेज सब लोग नहीं समझ पाते हैं, बट सिंबल सबको पता है। वो चाहे हमारे यहाँ का हो, चाहे कहीं और किसी कंट्री का हो, वो सिंबल से समझ जाएंगे कि अच्छा इसे बोलते हैं रेलवे लाइन। जलाशय लिखने से बेटर है कि कुछ ब्लू ब्लू सा ऐसा दिखा देंगे,
यही सिंबल्स के थ्रू ही आप समझ जाओगे कि आपको लिखा यहाँ पे हो जरूरी नहीं है, आप सिंबल से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। तो वही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारा डायरेक्शन कंप्लीट। देखिए वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि हम कंपास की सहायता से किसी भी स्थान का डायरेक्शन पता कर सकते हो, जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता कर सकते हैं। इसकी जो मैग्नेट जो निडल है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ की दिशा में होती है। ठीक है, चलिए ये है सिंबल। अब जैसे मान लीजिए ये आपके मैप का तीसरा कंपोनेंट है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में बहुत सारी विभिन्न आकृतियां जैसे कि भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। अब एक बात बताओ, आप मानचित्र पे आप कुआं बनाने जाएंगे, आप रेल की पटरी बनाने जाएंगे, आप एक बड़ा सा जो है ट्री ऐसे बनाने जाएंगे, जगह ही कहाँ बचेगा, नहीं दिखा सकते हो ना। तो इन सबको दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, सिंबल। ठीक है, ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएं, इसको पढ़ना भी आसान हो। और मान लीजिए कोई एक जगह की भाषा लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है कि ये पेड़ लिखा है क्या लिखा है, तो वो सिंबल से समझ जाएगा कि अच्छा ये लिखा है, ये बना हुआ है, इसका मतलब होता है रेलवे लाइन। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये देखिए ये आपका रेलवे लाइन है, इस तरीके का है, लिखा नहीं रहेगा लेकिन सब लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर रेलवे लाइन की बात हो रही है। यहाँ पर ये पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये राज्य है, ये जिला है, बस ये इस तरीके का सिंबल होगा। ये आपका देखो नदी है, गोल सा कुआं बना दिया है, ये तालाब बना दिया है, ये आपका नहर बन गया और ये आपका पुल बन गया। ये देखो ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, ये छतरी है। पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस, पीटीओ का मतलब पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, यहाँ पर सब लिखा भी हुआ है। पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन। ठीक है, सेम ये देखिए ये आपका हो गया बस्ती और ये आपका कब्रिस्तान। अब ये देखो पेड़, इतना बड़ा सा पेड़ नहीं बनाएंगे, ऐसे ऐसे छोटा सा पेड़ है और ये घास है। तो जो जहाँ की भाषा भी नहीं समझेगा वो ये सारी चीज़ें देख के समझ जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। ओके, तो बेसिकली ये सिंबल्स हैं जिससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से हम सबको समझ जाते हैं। और ये जो है इन सिंबल्स का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है, मतलब हर जगह यूज होता है ये। ठीक है, अब ये देखो ये बना हुआ है इस तरीके से। अब आप बताओ कितनी आसानी से समझ में आ रहा है। ये मस्जिद है, ये पुल है, ठीक है, ये आप देखिए ये पेड़ हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका मंदिर हो गया, ये आपका पुलिस स्टेशन हो गया। तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ओके, तो ये हमने सिंबल्स भी पढ़ लिया है। और ये वाला क्वेश्चन, हाँ यहाँ से जुलाई में क्वेश्चन पूछा था, देखो ये एकदम याद कर लो क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा है जुलाई में, तो कुछ और भी आ सकता है। नीला रंग आपका जलाशय के लिए यूज होगा, भूरा जिसे हम बोलते हैं ब्राउन, ये माउंटेन्स के लिए यूज होगा, पीला रंग पठार के लिए, यही क्वेश्चन पूछा है जुलाई में, प्लेट्यू के लिए येलो कलर, और हरा रंग मैदान के लिए, ठीक है, प्लेन्स एरिया के लिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो मे बी इस बार आपसे कुछ जलाशय पूछ ले या फिर कुछ पर्वत पूछ ले। ओके, चलो यहाँ तक कंप्लीट। एक बार इसको देख लेते हैं कि रेखा चित्र क्या होता है। देखो रेखा चित्र एक आरेखन है जो कि पैमाने पर आधारित ना होकर एक तरीके से याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने दोस्त को एड्रेस बताते हो अपने घर का कि राइट लो, इस गली से आ जाओ, इस गली से आ जाओ। ये कोई आपने मैप पे ऐसे खींचा हुआ नहीं है, बट आपने अपनी मतलब आपके मेमोरी में आपको जो चीज़ें याद हैं आपने उस बेस पे, वो बेसिकली वो कच्चा ही आरेखन होता है, मतलब कि वो आपने अपने आप से खुद से डिज़ाइन किया हुआ है, इसे ही बोलते हैं। वही सेम चीज लिखा हुआ है कि ये पैमाने पे कोई बेस्ड नहीं है कि आपने जो रास्ता बताया अपने दोस्त को या कहीं जा रहे हो वहां से शॉर्टकट जो रास्ता बता रहे हो वो आपके उस पैमाने में भी है, नहीं। ये मेमोरी बेस्ड होता है, स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हो, आपको नहीं पता है डायरेक्शन, तो आपका जो दोस्त है वो अपने घर का रास्ता आपको बताने के लिए एक ऐसे ही एक जो है इमेज ड्रॉ कर देगा, एक कच्चा जो है आरेखन बता देगा। तो इस प्रकार इस कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से भी खींचा जाता है और इसे ही हम बोलते हैं रेखा चित्र, मानचित्र। ठीक है, पैमाने पे बेस्ड नहीं होता है, बेसिकली आपने एक अपनी तरफ से डिजाइन मतलब डायरेक्शन उसको बता दिया कि इस तरीके से आ जाओ। ये हो गया हमारा रेखा चित्र, मानचित्र। सेम उसी तरीके से ये खाका क्या होता है, देखो एक छोटा सा क्षेत्र, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर मतलब बड़ी स्केलिंग पर खींचा गया जो रेखा चित्र होता है उसे हम बोलते हैं खाका।
एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे कि मान लो एक कमरा है, इस कमरे की लंबाई क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच लेते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे कि घर वर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कागज़ लेते हैं, उस पर ऐसे बताते हैं कि अच्छा ये 10 मीटर होना चाहिए, इस तरीके की लंबाई चौड़ाई खुद से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यही क्या हो गया, खाका हो गया। ये सब कुछ हमारे निजी जीवन से रिलेटेड है, हर दिन होता ही है। डायरेक्शन हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो कुछ इतना टफ नहीं है। ओके, तो अब हम डायरेक्ट पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने इसको, आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर से लिया गया है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन देखो, लिखा है कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया होगा। ऑप्शन नंबर 1 येलो, 2 है ऑरेंज, 3 है भूरा एंड 4 है ग्रीन। तो अगर आपको प्लेटियो को दिखाना है तो हम उसके लिए येलो कलर का यूज़ करेंगे, एंड अगर आपको माउंटेन्स दिखाना है तो हम उसके लिए ब्राउन कलर का यूज़ करते हैं, घास वास दिखाना है तो उसके लिए हम हरा का यूज़ करते हैं। सो इसका हमारा हो जाएगा दक्कन के पठार का ऑप्शन नंबर 1 येलो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, अभी जुलाई वाला ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो कि किस तरीके से पैडागॉजी के क्वेश्चंस बनते हैं। ये चैप्टर आगे पैडागॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है कि मानचित्र विषय पर, मतलब मैप पर डिस्कशन करते समय एक जो टीचर है ना, वो किस इसमें से किस कॉन्सेप्ट पर उसको फोकस होना चाहिए, किन संकल्पनाओं पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मैप पढ़ा रही हूँ, तो इससे रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए एज अ टीचर मैं इसमें से किस कॉन्सेप्ट पर फोकस रहूँगी आपको पढ़ाते समय, मतलब इम्पॉर्टेंट बेसिकली क्या है। तो देखिए, अब जब हम मानचित्र पढ़ रहे हैं तो मानचित्र के लिए तो हमारा ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है ना, क्योंकि मानचित्र मैप का तो हमारा कंपोनेंट ही है। डिस्टेंस आपका, दिशा हो गया, दूरी हो गया, आपके सिंबल्स हो गए। तो दूरी ये तो मैप के लिए एकदम मस्ट है। रेखा चित्र ऑब्वियस ही बात है, रेखा चित्र अभी मैंने आपको बताया कि हम खुद से ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं, पैमाने भी नहीं, ये याददाश्त पे आधारित होता है, ये भी जरूरी है मानचित्र के लिए। दिशा तो ऑब्वियस ही बात है, बिना डायरेक्शन का आपका मैप क्या है, मतलब अगर मैं आपको बोलूँगी कि ईस्ट के साइड में आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है, तो आप तो यहाँ बना दोगे, तो आपको दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। चिन्ह और रंग का नहीं, क्योंकि बेसिकली वो जो वो आपने देखा होगा, जो हम लोग चिन्ह वगैरह बना रहे थे, वो इसमें मानचित्र के विषय पर डिस्कशन करने के लिए इस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली स्टार्टिंग में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिससे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को, तो वो है ऑप्शन नंबर A, B एंड C। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का। ये देखिए, डायरेक्ट यहाँ से पूछा है कि एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगा। देखो यहाँ पर विशेष आ चुका है, और एक मतलब स्पेसिफिक एरिया के बारे में, वहाँ के वनों के बारे में पढ़ाना है, तो मैं उस विषयगत मानचित्र का यूज़ करूँगी। मतलब इस एरिया से रिलेटेड जो मानचित्र होगा उसी का यूज़ करूँगी। मैं कोई यहाँ पे फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप का यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, क्यों, अभी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शंस देखते हैं। ये भी नहीं होगा, विषयगत मानचित्र। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो, एक जो विषयगत मानचित्र होता है वो एक विशिष्ट प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, जनसंख्या वितरण, उद्योग की स्थिति, मिट्टी, सॉइल, क्लाइमेट, एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर हवाई और रेल मार्ग। ठीक है, तो ये होता है आपका विषयगत। राजनीतिक, भौतिक तो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई ही दी हैं, यहाँ पे उसकी बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि भौतिक में आपके नेचर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, आपका राजनीतिक में आपका स्टेट वगैरह से रिलेटेड हो गया। थीमेटिक में भी ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष क्षेत्र लिखा है, स्पेसिफिक एरिया, तो फिर वहाँ से विषयगत जो मानचित्र होगा उसी का हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से देखो आप, कितना घुमा के पूछा है। बहुत सारे लोग तो लगा कर चले आएंगे भौतिक मानचित्र, ठीक है, बट ये गलत होगा, विषयगत मानचित्र सही होगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका 2015 का है। मैं बस आपको इतना बताना चाहूँगी कि सीटेट इस टॉपिक पे एकदम से टिके हुए हैं कि ये कुछ ना कुछ यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। अभी पूछा है, 21 में पूछा है, 20 में पूछा है, 22 में पूछा है, 15 में भी पूछा है। तो आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में मानचित्र और जो चित्र होते हैं, मतलब जो फोटोज वगैरह हैं, वो रेलेवेंट हैं। रेलेवेंट मतलब प्रासंगिक हैं, क्यों, बताइए।
क्या हमारी किताब को सुंदर बनाता है ये मैप वगैरह? बिल्कुल भी नहीं। देखो सोशल साइंस आप पढ़ रहे हो और उसमें अगर आपका मैप ना दिया हो तो फिर हमें क्या ही चीज़ समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी में अगर मुझे आपको कोई चीज़ पढ़ानी है, कोई स्टेट के बारे में पढ़ाना है, कोई कंट्री पढ़ानी है, तो मैप में हम वहाँ के स्पेसिफिक चीज़ें देख के समझ सकते हैं आसानी से कि किस डायरेक्शन में है, आसपास में कौन कौन से कंट्री हैं। तो ये कोई एक नई कहानी नहीं जोड़ देता है कॉन्सेप्ट में, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये विशेषज्ञ द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। ये हमारी किताब को बहुत सुंदर बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई करता है मैप। जी हाँ, अगर आप इंडिया का ही मैप देखो और आपको मैं बस वर्बली बोल दूँ यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, बट मैं आपको मैप में अच्छे से दिखाऊं कि आपका ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका गुजरात है, नीचे फिर इस साइड में मैं आपको मुंबई, आपका जो केरल है, ये सारी चीज़ें बनाकर दिखाऊं तो आप अच्छे से समझेंगे। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 कि हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करता है। सो ये क्वेश्चन पूछा है 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बोला ना कि ये सीटेड एकदम से टिका हुआ है। ये देखो 2019, ये आपका सेम मैप से 2015, ये आपका 2022, ये आपका 2021, ये आपका 2024। कोई साल ऐसा नहीं गया है जहां से यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो इसको हल्के में मत लेना, छोटा समझ के। तो ये है आपका 2019 में इतना लंबा क्वेश्चन पूछा है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देखें करेंगे ना, आपको खुद समझ में आएगा। क्लास में मैप का यूज़ करते समय, मतलब मैप का उपयोग करने के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप मैप यूज़ कर रहे हो क्लास में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, क्लास के लिए। तो देखो मैप हमारा सामाजिक राजनीतिक रचना है। ऑब्वियस ही बात है ना कि पॉलिटिकली चीज़ें आपको देखनी है, सामाजिक, ये सारी चीज़ों के लिए मैप तो यूज़ करते ही हैं। पुराने समय से सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में उत्तर को हमेशा एक मानचित्र के शीर्ष पर दिखाया गया है। मतलब ये जो नॉर्थ है ना, इसको हमने हमेशा से ही ऊपर ही दिखाया है। ये रॉन्ग है, ऐतिहासिक तौर पे ऐसा पहले से नहीं हुआ है, तो ये चीज़ तो एकदम ही गलत है। ये हमेशा लिख के इसने गलत कर दिया है। ठीक है, सो बी भी गलत हो गया। मानचित्र आपका 3D डायमेंशनल है। आप बताओ, मैप तो हमारा 2D होता है, ग्लोब होता है त्रिआयामी, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। मानचित्र शिक्षार्थियों में समय की भावना विकसित करने के लिए, मानचित्र में हम समय की भावना मतलब डिसिप्लिन नहीं सिखा रहे हैं। मैप का यूज़ करते हैं कॉन्टिनेंट, ओशन, स्टेट, कंट्री, बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, ना कि समय की भावना। एकदम ही गलत। तो कितने अच्छे से इन्होंने क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। मानचित्र सामाजिक राजनीतिक रचना है। ठीक है, 2019 का है ये। अगला देखो, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि एक साल भी ऐसा नहीं हुआ है कि ना पूछे। 19, 20, 21, 15, 22, 24, 23 सब में पूछा है। ये देखो, निम्न में से कौन सा थीमेटिक, मैंने आपको इसलिए बोला है आपको मैप याद रखने हैं। कौन कौन से मैप है बताओ? फिजिकल है, पॉलिटिकल है, थीमेटिक है। फिजिकल में हम नेचर से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, पॉलिटिकल में स्टेट, गांव, नगर, शहर से रिलेटेड देखते हैं। तो थीमेटिक में क्या होगा बताइए? 2020 में पूछा है। वर्षा वितरण मानचित्र, अभी हमने देखा था। गांव को दर्शाने वाला मानचित्र नहीं है, ना तो राजधानी ना ही नदी। वर्षा वितरण, जो वर्षा था, वन था, उद्योग था, ये सब कुछ थीमेटिक पे होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 ये क्वेश्चन हो गया। और सॉरी, ये यूटेट में पूछा था, बट ये सीटेट में भी पूछा है। आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक आप पढ़ रहे हो जो कि हर एक एग्जाम में पूछेगा, यूपी टेट, सुपर टेट, सब में पूछेगा। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है आज। और आपको कैसा लगा? बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक नंबर भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक नंबर से कोई पास और फेल भी होता है। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि सीटेट एकदम लगा हुआ है कि इससे तो क्वेश्चन पूछना ही है, तो आप इसको इग्नोर मत करो। ठीक है, तो एक छोटी सी क्लास थी, बाकी आप नंबर पे मैसेज करके भी नोट्स ले सकते हो। एंड मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छी क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।